हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। फ्री पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा और ये जो क्वेश्चंस होंगे यही आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, तो आप इनको जरूर करके जाना। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो, इतना इनफ रहेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ लेना, यूजर नेम आपके सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको ये जो हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, यहाँ पे हम आपको नोट्स देते रहेंगे टाइम टू टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इक्ता सिस्टम अंडर द डिफरेंट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग सुल्तान्स आए उनके अंडर में जो इक्ता सिस्टम है उसके फीचर्स आपसे पूछे जा रहे हैं। इक्ता वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द इक्ता सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत वाज अ वे फॉर द रूलर्स टू मैनेज लैंड, टैक्सेस एंड द मिलिट्री। तो इक्ता सिस्टम कहीं ना कहीं लैंड, टैक्सेस और मिलिट्री इन तीनों चीजों से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो आगे आपको समझ आएगा व्हाट इज इक्ता, आखिर इक्ता का मीनिंग क्या होता है। तो इक्ता इट वॉज अ पीस ऑफ लैंड, ये एक एरिया है, छोटा एक जमीन हो सकती है, बड़ी भी जमीन हो सकती है। दैट इज अ एरिया गिवन टू नोबल्स, ऑफिसर्स और सोल्जर्स। ठीक है, ये किसको दिया जाता था जमीन का टुकड़ा? जो नोबल्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे या सोल्जर्स होते थे, कॉल्ड इक्तेदार्स। इन लोगों को इक्तेदार कहा जाता था। तो जिसको ये लैंड दिया जा रहा है उसको आप कहोगे इक्तेदार, और उसके रिटर्न में वो अपनी सर्विसेज देते थे। अगर कोई सोल्जर है वो अपनी मिलिट्री सर्विस देगा, कोई ऑफिसर है तो वो भाई टैक्स कलेक्शन वगैरह कर रहा है, बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स कर रहा है, बदले में मतलब वो सर्विस दे रहा है अपनी, और उसको इक्ता यानी कि लैंड मिल रहा है। सो हाउ डिड इट वर्क, ये कैसे वर्क करता था? द इक्तेदार कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द लैंड्स पीपल। ठीक है, यानी कि लोगों की जमीनों से टैक्स लाते थे जो इक्तेदार लोग होते थे। ये जो टैक्स का पैसा होता था, दे पेड देयर सोल्जर्स, इसी से वो इक्तेदार अपने सोल्जर्स को पैसे देते थे। दे केप्ट सम मनी फॉर देयर ओन एक्सपेंसेस, कुछ पैसा वो अपने खर्चों के लिए रख लेते थे। द रिमेनिंग मनी वॉज सेंड टू द सुल्तान, और बाकी का बचा पैसा सुल्तान के पास चला जाता था। तो इस तरीके से इक्तेदार उस मनी को डिवाइड करता था। व्हाट वाज द पर्पस, इक्ते का पर्पस क्या था? टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी विदाउट द सुल्तान पेइंग सोल्जर्स डायरेक्टली। तो सुल्तान सोल्जर्स को डायरेक्ट सैलरी नहीं देना चाहता था और वो बहुत बड़ी आर्मी भी रखना चाहता था। तो इससे क्या होगा कि भाई उनको बदले में लैंड मिल रहा है, वो अपनी आर्मी में मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं, सिंपल, सुल्तान का काम भी हो रहा है। और जो उसके लॉयल कुछ ऑफिसर्स होते थे उनको रिवॉर्ड के लिए भी वो, रिवॉर्ड की तरह भी वो लैंड या वो जो जमीन होती थी इक्ता देता था। हाउ डिड द सुल्तान कंट्रोल इट, सुल्तान कैसे कंट्रोल करता था? द सुल्तान मेड श्योर इक्तास वर नॉट गिवन परमानेंटली। जो ये इक्ता जमीन होती थी ये परमानेंट नहीं होती थी, टेम्परेरी दी जाती थी। इक्तेदार लोगों को ट्रांसफर करते रहता था सुल्तान, ठीक है, मूव करता रहता था वो न्यू एरिया में, ताकि वो किसी एक एरिया में जमा के ना बैठ जाए, खुद को ज्यादा स्ट्रांग ना बन जाए। वाई डिड द सिस्टम कॉज प्रॉब्लम्स, अब इक्ता सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या आई ये आपसे पूछा जा रहा है। सो व्हेन सुल्तान बिकेम वीक, एक टाइम ऐसा आया जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान वीक पड़ गए थे। सो इक्तेदार्स स्टॉप्ड फॉलोइंग ऑर्डर, इक्तेदार लोगों ने जिनको वो जमीन मिलती थी भाई उन्होंने ऑर्डर फॉलो करना मतलब बंद कर दिए। लाइक वो खुद को ही राजा समझने लगे अपने एरिया का। तो ऐसा एक प्रॉब्लम वाला भी टाइम आया था। द इक्ता सिस्टम अंडर डिफरेंट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, अब मैं आपको बताऊंगा अलग अलग सुल्तानों के टाइम पे इक्ता सिस्टम कैसा रहा था। सो अंडर द कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक रहे, तो इसके टाइम पर ही ये इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था कि भाई एज अ रिवॉर्ड या फिर एज अ मिलिट्री का मैनेजमेंट करना, तो ये इन्होंने शुरू किया था। नो सेंट्रलाइज कंट्रोल, सो इनिशियली इक्तादार्स इंजॉयड कंसिडरेबल ऑटोनमी इन देयर रीजन्स, उनको पूरी ऑटोनमी, पूरी पावर थी अपने एरिया में, वो अच्छे से भाई रहते थे। जो उनको इक्ता दिया जाता था, जो सुल्तान है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो इक्तेदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड टू मेंटेन देमसेल्फ एंड देयर फोर्सेस। सो इनके टाइम पे जो इक्तेदार होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी काम करते थे। और इल्तुतमिश जो एक और सुल्तान है 1210 से लेकर 1236 तक, इसने क्या करा, थोड़ा इल्तुतमिश ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और कुछ थोड़े से चेंजेस करे। क्या किया इसने? द लैंड रेवेन्यू वॉज नॉट ओनली फॉर पर्सनल इनकम बट ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग ट्रूप्स फॉर द सुल्तान। होता क्या था, जो पैसा आता था वो उससे सुल्तान अपने ट्रूप्स को मैनेज करने में उस पैसे को यूज करता था। ठीक है,
और रीअसाइनमेंट हुआ क्या, इक्तास वर ट्रांसफर्ड फ्रीक्वेंटली। इसने एक काम ये किया कि वो टाइम टू टाइम इक्ता को ट्रांसफर कर देता था। किसी की ये जमीन है, कुछ टाइम वो यहाँ रह लिया, चल भाई अब तू दूसरी जमीन पे चल, इस वाले लैंड पे आ जा, हो गया चल अब तू कहीं और चल। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर चलता रहता था, ताकि कोई भी ऐसा ना बोले कि यार ये तो मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरी हेरिडेटरी है ये तो ऐसा होने से बचे, इसलिए ये होता था। बलबन जो कि एक और सुल्तान है जो 1266 से 1287 तक रहते हैं, इन्होंने इक्ता पर स्ट्रिक्ट सेंट्रल कंट्रोल करा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे नहीं था। इन्होंने इक्तदार की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई ताकि वो जो थोड़े से हमारी अथॉरिटी के उससे दबके रहें। सुपरविजन ऑफ इक्तदार्स, गवर्नर्स वर केप्ट अंडर क्लोज वॉच एंड मिलिट्री सर्विसेज वर मॉनिटर टू अवॉइड रेबेलियन। इसने क्या करा, इसको शक था कि भाई मेरी मिलिट्री कभी मेरे पास आके मेरे से ही ना लड़ जाए, रेबेलियन ना कर दे, तो ये बहुत क्लोज उस पर नज़र रखता था, अपने गवर्नर्स के ऊपर भी, इक्तदार्स के ऊपर भी। और रॉयल ऑफिशियल्स होते थे जैसे खुद और मुकद्दम, अपॉइंटेड टू ओवरसी टैक्स कलेक्शन। इनको अपॉइंट किया गया कि ये सही से देखें कि टैक्स कलेक्शन कैसा हो रहा है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद इन इक्तास, और इक्तास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, उसके लिए ये रॉयल ऑफिशियल्स को भी इसने अपॉइंट किया। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। इन्होंने रिफॉर्म्स करे, ठीक है, रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट नोबल पावर। इन्होंने नोबल्स की जो पावर है वो ज़्यादा ना बढ़े, तो अलाउद्दीन ड्रास्टिकली रिड्यूस द ऑटोनॉमी ऑफ इक्तदार्स। इसने भी इक्तदार्स की पावर को बहुत हद तक कम कर दिया, ड्रास्टिकली एक रिडक्शन होता है उनकी पावर में अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में। डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन, इसने बोला कि भाई इंट्रोड्यूस अ मार्केट रिफॉर्म टू ब्रिंग मोर रेवेन्यू डायरेक्टली अंडर द सुल्तान ट्रेजरी। बोला भाई कोई इक्तेदार वगैरह नहीं चाहिए, सीधा जाओ रेवेन्यू लेके सामने वाले से ही ले आओ, बिचौलिया मत बनाओ किसी को। ट्रूप्स मेंटेनेंस सिस्टम, तो इक्तेदार हैड टू मेंटेन सोल्जर्स बट देयर सैलरीज वर पेड डायरेक्टली बाय द सुल्तान टू अवॉइड मिसयूज ऑफ फंड्स। अब जो ये इक्तेदार होते थे उनके साथ कुछ सोल्जर्स भी रहते थे ना, अब उनकी सैलरी क्या होता था, पहले तो ये टैक्स लाता था इक्तेदार, खुद से सैलरी देता था। सुल्तान ने बोला भाई इनको सैलरी मैं दे दूंगा, तो अपना काम कर, आप फंड का मिसयूज कर सकते हो, सैलरी सीधा हम दे देंगे। अंडर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351, इसमें क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता सिस्टम को और एक्सपेंड करा, ठीक है, और ये भी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करवाता रहता था इधर से उधर इक्तेदार्स का। डिसेंट्रलाइजेशन इश्यूज हुआ क्या, मिसमैनेजमेंट लेड टू रिबेलियंस स्पेशली इन रिमोट एरियाज। कुछ जो रिमोट एरियाज थे वहां पे रिबेलियंस होने लगे, मिसमैनेजमेंट भी हुआ इसके टाइम पे इक्तेदार्स का, ठीक है। अंडर द फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388, भाई इक्ता सिस्टम रिलैक्सेस। फिरोज शाह ने क्या करा, रिड्यूस मिलिट्री डिमांड्स ऑन इक्तेदार्स एंड अलाउड देम मोर ऑटोनमी। इसने थोड़ा सा मतलब लीनियंट हो गया कि चलो भाई रख लो तुम अपनी मिलिट्री और रख लो। हेरिडेटरी इक्ता, इक्तास बिकेम हेरिडेटरी इन मैनी केसेस टू मेंटेन लॉयल्टी अमंग नोबल्स। इसने क्या करा अपने टाइम पे, इक्ता को हेरिडेटरी बना दिया, जाओ रहो उस पे, ठीक है। रेवेन्यू डिक्लाइन, सो इससे क्या हुआ, सुल्तान का कंट्रोल मिलिट्री फोर्सेस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा सा कम हो गया, अब रेवेन्यू कम आने लगा, क्योंकि भाई उन्होंने जमीन वमीन परमानेंट दे दी, जाओ, तो भाई वो क्यों इतना सीरियस होकर काम करेगा, उसको तो सब मिल ही रहा है, और ऑटोनमी भी है। डिक्लाइन ड्यूरिंग लेटर सुल्तान, 15th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ, इक्ता सिस्टम डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि वीक रूलर आए तो वो सही से इसको कंट्रोल नहीं कर पाए इक्ता सिस्टम को, और कई सारे जो इक्तेदार थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया कि भाई हम अपने इस रीजन के खुद किंग हैं, हम कोई इक्तेदार नहीं है। सो दैट्स इट। Now the next question is, give a survey of different type of sources for constructing the history of Delhi Sultanate। दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं अवेलेबल आपके पास, वो आपको बताना है। तो कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत रिक्वायर डाइवर्स सोर्सेस, कोई एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अलग अलग रूलर्स आए। तो इसके लिए आपकी दिल्ली सल्तनत की जो हिस्ट्री है, आप सूफी एंड भक्ति लिटरेचर से आप बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लिटरेरी सोर्सेस जो हैं आपके वो हैं, एपिग्राफिकल सोर्सेस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस हैं लाइक कॉइन्स वगैरह, फॉरेन अकाउंट्स जो लोग बाहर से आए उन्होंने क्या क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स आपको बहुत सारे मिलते हैं। सो दीज आर द मल्टीपल टाइप ऑफ सोर्सेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड, ठीक है। अब इसी को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, जो रिटर्न में अपने पास सोर्सेज अपने को मिलते हैं। सो कोर्ट क्रॉनिकल्स, जो कुछ क्रॉनिकल्स लिखे गए, ठीक है, लाइक जो हिस्ट्रीज लिखी गई, लाइक तबाकत ई नसीरी,
बाय मिनहज ई सिराज। ये क्या है? एक हिस्ट्री है ऑफ द अर्ली सुल्तान्स इंक्लूडिंग इल्तुतमिश एंड बलबन। तो ये एक सोर्स है, हिस्ट्री है, लिखा हुआ है, क्रॉनिकल है। फिर जियाउद्दीन बर्नीज तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने भी एक तारीख फिरोज शाही नाम से अपना वर्क लिखा, जो कि आपको खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी को कवर करता है और बताता है। फिर है फुतुहात फिरोज शाही बाय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ऑटोबायोग्राफी है, अपने बारे में खुद लिखा है, जो अपनी अचीवमेंट्स थी वो बताई हैं। बायोग्राफी है, मेमोइर्स हैं, लाइक तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो, जो कि एक पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है, जो गियासुद्दीन तुगलक के टाइम के बारे की जानकारी देता है। खुसरो के कुछ और भी वर्क हैं, इंक्लूडिंग नूह सिपिर प्रोवाइड इनसाइट इनटू लाइफ अंडर डिफरेंट सुल्तान्स। नूह सिपिर नाम से भी एक इन्होंने वर्क लिखा है अपना, जहां अलग अलग सुल्तान्स के टाइम पे कैसा लाइफ का वो था सिस्टम, वो पता चलता है। ट्रेवलॉग्स, यानी कि जो बाहर से ट्रेवलर्स आए, लाइक इब्न बतूता, इन्होंने रिहला नाम से अपनी बुक लिखी है। ठीक है, इब्न बतूता एक ट्रेवलर थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी है रिहला। तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का जो रेन था उसके बारे में सारी डिटेल दी है। मार्को पोलो एक और ट्रेवलर आता है, बहुत जो कि क्या है, अकाउंट्स बाय मार्को पोलो एंड पर्शियन एम्बेसडर्स। ठीक है, मार्को पोलो बाहर से आया था, ठीक है, और कुछ और भी पर्शियन एम्बेसडर्स बाहर से आए, तो उन्होंने भी भाई बताया है इस टाइम पे कैसा था सब कुछ। अब आते हैं एपिग्राफिक सोर्सेस, यानी कि इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन से आपको क्या जानकारी मिलती है, आइए आपको बताता हूं। सो ये इंस्क्रिप्शन है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, किसी चीज के ऊपर आप एकदम उकेर के एकदम उसको लिख रहे हो, ठीक है, और कैरविंग करके उसको लिख रहे हो, कार्विंग कहते हैं उसे, तो वही आपका इंस्क्रिप्शन होता है। कोई भी जो चीज होगी वो बहुत ज्यादा एकदम हार्ड चीज हो सकती है, वो कोई स्टोन हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, उसी के ऊपर आपके इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं। सो इंस्क्रिप्शंस इन अरेबिक एंड पर्शियन, अरेबिक और पर्शियन में इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, जो कि बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं हमें रूलर्स की, उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की। और ठीक है, इस तरीके से ये लैंग्वेज है, देखो अरबी और पर्शियन में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। सो कुतुब मीनार के इंस्क्रिप्शंस हैं भाई। इसमें क्या है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह के टाइम की अचीवमेंट्स लिखी है इसमें। कोई टॉम्ब वगैरह आपने अगर देखा हो, या मॉस्क वगैरह है बहुत पुराने, मतलब बहुत पुराने टाइम के, तो वो भी हमें डेट्स, टाइटल और जीनियोलॉजीज बताते हैं रूलर्स की। और इंस्क्रिप्शंस हैं कई मॉस्क वगैरह के ऊपर, मतलब जो आपके मदरसे वगैरह होते हैं, कुतुब कॉम्प्लेक्स में भी एक मदरसा है, ठीक है, तो और वहाँ पे मॉस्क भी है। तो इस तरीके से उस पर भी कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो आपको पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर। आर्कियोलॉजी से भी हमें बहुत कुछ पता चला है, जब चीज़ों को एक्सकवेट करके निकालते हैं। सो एक्सकेवेशंस इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, फिरोजाबाद, सिरी, ये भी हमें बताती है कि बहुत भाई इसमें क्या है कि रिवील स्ट्रक्चर सच एज मॉस्क, पैलेसेस, वाटर वर्क्स एंड फोर्टिफिकेशंस। तो खुदाई में कुछ पुराने मस्जिदों के कुछ वो मिले हैं, और कुछ पैलेसेस और कुछ वाटर वर्क्स वगैरह, जो पानी वगैरह से रिलेटेड कुछ नहर वहर बनवाई होगी, या फिर फोर्टिफिकेशंस आपको मिलते हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स है भाई आर्कियोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आर्किटेक्चर देख लो उस टाइम का कैसा था, और आपको एकदम हिंदू से इस्लामिक आर्किटेक्चर का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, कुतुब कॉम्प्लेक्स चले जाओ तो। ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। मटेरियल रिमेन्स हैं, पोट्री है उस टाइम की, जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, और कुछ टूल्स मिलते हैं मिडिवल, कुछ सेटलमेंट्स जहाँ पे लोग रहते थे, तो वो भी बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज की बात करें तो इसमें कॉइन वगैरह आते हैं आपके, कॉइन से भी आपको बहुत जानकारी मिलती है भाई। देखो ऐसे कॉइन्स होते थे दिल्ली सल्तनत टाइम पे। अब ये जो कॉइन्स हैं, तो इनसे हमें क्या जानकारी मिलेगी, सोचो उस टाइम की इकोनॉमिक सिस्टम कैसे थे, ये लोग क्या क्या करते थे, ट्रेड वगैरह करते थे या नहीं थे, ये आपको ये कॉइन्स वगैरह से पता चल जाएगा। और इसके अलावा कॉइन्स हेल्प रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। पॉलिटिकल कैसे, इन कॉइन्स पे कभी कभी रूलर का फोटो भी छपा होता था। इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसे, क्योंकि भाई इकोनॉमी में कॉइन्स तो वही है ना, मतलब एक तरीके से करेंसी है। सो रूरल जो रूलर होते थे उनके टाइटल भी लिखे होते थे कॉइन्स पे। सो एग्जाम्पल के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक एग्जाम्पल है, इससे पता चलता है मोहम्मद बिन तुगलक कैसे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था करेंसी के साथ। और कॉइन से आपको ये भी पता चलता है उनका ट्रेड नेटवर्क कितना था। अगर आपको कोई और दूसरे साइड से अगर आपको इनके सुल्तान्स के कॉइन मिलते हैं, समझ जाओ इनका ट्रेड वहाँ पर था।
फॉरेन अकाउंट्स यानी कि ट्रैवलर, ट्रेडर्स, एम्बेसडर्स जो आए अलग अलग जगहों से, उन्होंने भी दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया, जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बता दिया था। इब्न बतूता का रिहला है। चाइनीज़ और पर्शियन लोग भी आते थे, वो भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह के लिए आते थे यहाँ पे, और उन्होंने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, सल्तनत पीरियड में क्या क्या था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं बहुत सारे, फरमान्स वगैरह यानी कि जो ऑफिशियल ऑर्डर होते थे, लैंड ग्रांट होता था, रेवेन्यू का रिकॉर्ड होता था, है ना, ये सब लिखा जाता था इनके टाइम पे। तो ये भी तो आपको बहुत अच्छी खासी रिच इन्फॉर्मेशन देता है। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रेगुलेशन, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने टाइम पे मार्केट रिफॉर्म्स करे थे कुछ, तो वो भी आपको पूरा एकदम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, रिटर्न में है। लैंड ग्रांट्स यानी कि किसी को लैंड आप जमीन दे रहे हो दान में, वो पर्शियन और अरेबिक इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया जाता था, भाई पत्थर के ऊपर ये जमीन इस रूलर ने इसको दान में दी है, तो ये भी आपको पता चलता है। और इसके अलावा कई सारे लैंड ग्रांट्स वगैरह होते थे, और कई इंस्क्रिप्शंस में टैक्स वगैरह का सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ था। तो बहुत डिटेल है भाई। सूफी एंड भक्ति लिटरेचर यानी कि जो इस टाइम पे भक्ति संत वगैरह थे उनका जो लिटरेचर है, सूफी जो संत थे उनका लिटरेचर है, वो भी हमें बहुत रिच नॉलेज देता है। लाइक सूफी टेक्स्ट रिफ्लेक्ट इंटरेक्शंस बिटवीन रूलर एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। सूफी टेक्स्टों में बताया गया है कि जो रूलर होते थे, सुल्तान होते थे, वो कैसे सूफी संत के साथ पेश आते थे। फॉर एग्जाम्पल फवैद अल फुआद, ये क्या है, डिस्कस द निजामुद्दीन औलियाज इन्फ्लुएंस ऑन दिल्ली रूलर्स। जो निजामुद्दीन औलिया थे, जो सूफी संत थे एक बहुत बड़े, वो किस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस था, दिल्ली रूलर्स उनके पास आते थे उनका आशीर्वाद लेने, तो ये आपको पता चलता है। भक्ति पोइट्री भी थी भाई सुल्तान पीरियड में, सुल्तनत पीरियड में भक्ति संत हुए हैं, उन्होंने भी बताया है सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप देखिए इसे क्या लिखा है। सो द क्वेश्चन इज क्रिटिकली इवेलुएट द मार्केट रेगुलेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रेगुलेशन के लिए, मार्केट रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या किया था। सो भाई आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, ठीक है, रणवीर सिंह की, उसके अंदर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का ही सीन था पूरा। तो ये आपको उस मूवी से इतना तो याद होगा, ये शरीफ तो बिल्कुल नहीं था, बहुत खतरनाक था। लेकिन एक बात इसने करी थी अपने टाइम पीरियड में, इसने क्या करा था, जो मार्केट में जितना भी जो भ्रष्टाचार था, जो करप्शन था मार्केट लेवल पे, वो खत्म करने के लिए इसने मार्केट रिफॉर्म्स करे थे। उसी को मार्केट रिफॉर्म, मार्केट रेगुलेशन कहा जाता है। तो कुछ की फीचर्स आपको मैं बताने जा रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट रिफॉर्म्स में क्या क्या हुए थे। देखो, प्राइस कंट्रोल, सबसे पहले तो प्राइस फिक्स कर दिया गया। ठीक है, जो चीजें होंगी उसका प्राइस फिक्स कर दिया गया। जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है लाइक फूड, ग्रेन, शुगर, ऑयल, कपड़ा, एनिमल्स, ये सभी का जो रेट है वो फिक्स होगा, कोई कम ज्यादा नहीं ले सकता। होलसेल है या रिटेल है, उनका प्राइस एकदम रेगुलेटेड रहेगा, मनमर्जी से अपना कोई प्राइस नहीं बना सकता। और ग्रेन होर्डिंग प्रोहिबिशन, कोई भी अनाज को बहुत ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकता, ये बिल्कुल मना था। क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई कभी अगर मान लो कमी हो गई अनाज की, कोई ऐसा टाइम आ गया तो उस टाइम आप उसको ब्लैक पे बेच रहे हो, ऐसा ना हो। क्रिएशन ऑफ मार्केट डिविजन्स, तो इसने क्या करा, मार्केट को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक तो ग्रेन की मार्केट जिसको मंडी कहा जाता था, जहां पे फूड सप्लाई होती थी। एक क्लॉथ और लग्जरी गुड्स की मार्केट थी, जहां पे आपको लग्जरी आइटम मिलते थे। स्लेव मार्केट थी, जहां पे स्लेव्स को बेचा जाता था, इंसानों को, ठीक है, हॉर्सेस को भी बेचा जाता था, और गाय भैंस, हॉर्सेस, ये सब आपको वहां मिल जाएंगे, एनिमल्स वगैरह की मार्केट थी। तो 3 पार्ट में मार्केट डिवाइड कर दी। स्टेट ग्रेनरीज, बड़े बड़े जो स्टेट ने खुद, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पे खुद ही ग्रेनरी बनवा दी। जो सरप्लस होगा, एक्स्ट्रा जो होगा, वो अपनी ग्रेनरी में रख देंगे, जब मुसीबत के टाइम पे क्या है कि इसी को हम दे देंगे, ठीक है, यूज कर लेंगे। स्पाइज एंड मार्केट इंस्पेक्टर्स, तो अब इसने क्या करा, जो स्पाई होते हैं ना, एजेंट, देखते हैं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, तो इसने स्पाइस का एक नेटवर्क तैयार किया। जो इंस्पेक्टर्स होते थे, जो इंस्पेक्शन करते थे, देखते थे सही गलत है क्या है, तो इसको कहा जाता था शाहाना ए मंडी, जो कि मॉनिटर करता था मार्केट ट्रांजैक्शंस कैसे चल रहे हैं। और अगर मान लो गलती से भी किसी ने चीटिंग करी है, सामान को तोलने में ज्यादा पैसा बता दिया है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो होती थी। फिर है कंट्रोल ऑन सैलरी एंड लग्जरी, इसने क्या करा, महंगाई ज़्यादा ना हो तो इसने क्या करा, सोल्जर्स की सैलरी को थोड़ा कम कर दिया। और इस पॉलिसी से क्या हुआ कि भाई बोला कि लग्जरी थोड़ी सी कम होगी अब, क्योंकि जब पैसा कम कमाओगे तो ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं जियोगे, तो इससे क्या होगा, आप मेहनत करोगे। तो ये था।
अब हुआ क्या, इसकी सक्सेस हुई या नहीं हुई। एक तो स्टेबिलिटी आई भाई सामान में, जब प्राइस आपका रेगुलेट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो स्टेबिलिटी रहेगी, चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ब्लैक वगैरह पे नहीं बिकेंगी। दूसरा, जो मर्चेंट लोग एक्सप्लॉयटेशन करते थे वो चीज़ खत्म हो गई है बिल्कुल, ठीक है, करप्शन खत्म हो गया। और स्ट्रेंथन द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे, जब सोल्जर्स की सैलरी लो होगी तो अलाउद्दीन जो है वो मेंटेन कर पाएगा बहुत बड़ी आर्मी। भाई छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सैलरी में बहुत लोग आ जाएंगे, अगर सैलरी कम है तो ये चीज़ होगी। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन, अब इसके कुछ बुराई करने वाले लोग भी हैं कि भाई इसने ये गलत किया था, ये जो रिफॉर्म किया था। कैसे, कोर्सिव नेचर ऑफ रेगुलेशंस, हुआ क्या, द सिस्टम रिलाइड हेविली ऑन फोर्स एंड सर्विलेंस मेकिंग इट अनसस्टेनेबल इन लॉन्ग रन। ये जो सिस्टम था ये जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती का सिस्टम था। जो मर्चेंट लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो बहुत डर के उसमें थे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो फियर की वजह से वो सब कर रहे थे। तो लोगों में डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा था कि यार ये तो फोर्सफुली ये सब हमसे करवा रहा है। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन, हुआ क्या, द रिलायंस ऑन ऑफिशियल्स एंड स्पाइस टू मॉनिटर मार्केट क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन। अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था अपने ऑफिशियल्स पे, इंस्पेक्टर्स पे, स्पाइस पे, तो वो लोग भी करप्शन करने लगे थे। वो जो ऑफिशियल लोग होते थे बहुत बारी रिश्वत लेते थे, ब्राइब्स वगैरह भी लेते थे, तो ये काम भी हो रहा था, याद रखना, ठीक है। फिर है इम्पैक्ट ऑन मिलिट्री मोराल, हुआ क्या, जब आपने सोल्जर्स की सैलरी कम कर दी तो भाई उनका मोराल तो गिरेगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। तो हुआ क्या, सोल्जर्स का मोराल कम हुआ, लॉन्ग टर्म में उनकी लॉयल्टी कम हो गई और उनकी एफिशिएंसी भी कम हो गई, यार उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा ना, सैलरी कम दोगे काम ज़्यादा। कोलैप्स आफ्टर अलाउद्दीन डेथ, जब अलाउद्दीन की डेथ हो गई तो इनका मार्केट रेगुलेशन का जो सिस्टम था ये कोलैप्स कर गया, जितना भी इसने बनाया था वो सब खत्म हो गया। तो इससे यही पता चलता है कि ये मतलब लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं था, एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं था, ये रूलर का अपना पर्सनल था, ठीक है, कोई सस्टेनेबल इसमें नहीं था कुछ भी। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये शॉर्ट नोट भी लिखने को आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो चिश्ती संत हुआ करते थे उनके बारे में आपको बताना है। तो द चिश्ती सेंट्स प्लेड अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। इनका बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल था, इन्होंने सूफीज्म को प्रमोट किया और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया अपनी टीचिंग से। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करने के ऊपर फोकस करा, एम्फेसिस ऑन लव एंड डिवोशन। तो चिश्ती सेंट्स स्ट्रेस्ड लव फॉर गॉड, कहते हैं भगवान से प्यार करो, एंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत के काम करो जो भी अपने काम कर रहे हो। एंड दे बिलीव्ड इन अचीविंग डिवाइन क्लोजनेस थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक प्रेयर, मेडिटेशन एंड सर्विंग अदर्स। ये कहते हैं हम ऊपर वाले से जब भी मिल सकते हैं जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए सर्व करते हैं, ठीक है। फिर है रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल वेल्थ। ये कहते हैं जो द चिश्ती सेंट्स, स्पेशली जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, अवॉइडेड वेल्थ, कहते हैं कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसे को वो अवॉइड करते हैं। स्टेट पैट्रोनेज, यानी कि कोई बादशाह या कोई भी सुल्तान मुझे अपनी हेल्प वगैरह ना दे, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। रूलर्स से ये बिल्कुल डिस्टेंस रखते थे, पॉलिटिकल चीज़ों से। एंड दे एम्फसाइज सिंपल लिविंग, कहते हैं एकदम सादा जीवन जियो, सेल्फ डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन में रहो, एंड प्रैक्टिस एस्केटिज्म, यानी कि एकदम एकदम कहते हैं ना साधु वाला जीवन, वो जियो। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, खिदमत एक खल्क, इसका मतलब है जो खल्क है, जो ह्यूमन, जो लोग हैं आपके आसपास, उनको सर्व करो। और चैरिटी, यानी कि आप कह सकते हो गरीबों को खाना खिलाओ, मदद करो जिन लोगों को जरूरत है, जो नीडी वंस हैं। लंगर चलाओ, ठीक है, जैसा गुरुद्वारे में होता है वैसा ही लंगर प्रसाद इनका भी होता है। दरगाह वगैरह पे आप जाओगे कभी तो दरगाहों में होता है, जहाँ हर कोई, उनका रिलीजन कास्ट कुछ भी हो, उनको वो खाना मिलता है, वहाँ पे लंगर मिलता है। रिलीजियस टॉलरेंस, ये कहते हैं भाई दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, एक तरीके से, और जितने भी लोग हैं सभी का ये वेलकम करते हैं। एंड इससे क्या है कि इनके फॉलोअर्स बढ़ गए, जब ये सभी सेक्शन के लोगों को साथ लेके चलते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो लोग तो जुड़ेंगे ही ना भाई इनसे। तो ये है स्पिरिचुअल एंड मोरल गाइडेंस। तो ये लोग जो थे, जो सूफी सेंट्स होते हैं, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे लोगों को, एथिकल गाइडेंस, क्या सही क्या गलत, क्या पेशेंस वगैरह क्या होती है, प्यूरिफिकेशन क्या होता है, लव क्या होता है, इन सब पे एडवाइस देते थे। एंड दे बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, ये कहते हैं कि भाई प्यार सभी को दो, सभी इक्वल है हमारे लिए, यूनिटी के ऊपर ये फोकस करते हैं।
म्यूजिक और पोइट्री की तरफ इनका ज्यादा इंक्लाइनेशन था। चिश्ती संत जो होते थे वो म्यूजिक यानी कि कवाली, आप कभी दरगाह में जाओगे तो आपको कवाली सुनने को मिलेगी, तो जैसे वो रॉकस्टार मूवी के अंदर होता है कुन फाया कुन, उस टाइप का आप भी कभी जाओगे ना तो ऐसे दरगाह में कवाली म्यूजिक चलता रहता है। और वो मानते थे कि ये भी एक तरीके की भक्ति है। एंड दे बिलीव दैट समा गैदरिंग्स यानी कि म्यूजिकल असेंबलीज, कहते हैं ना समा बांध दिया, सभी लोग साथ बैठे हैं, गैदरिंग है और गाना बजाना, तो ये भी एक तरीके से भक्ति है इनकी नजर में, म्यूजिक और पोइट्री। दरगाह एज सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जो दरगाह होती थी वहां पे ये पीर लोग रहा करते थे, ठीक है, दरगाह वगैरह में। और द दरगाहs ऑफ चिश्ती सन सच एज अजमेर शरीफ की दरगाह आपने सुना होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की, निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली की है जो, ये क्या है, एक सेंटर बन गई स्पिरिचुअल लर्निंग का। लोग अलग अलग जगहों से आते थे यहाँ पे विजिट करने, और यहाँ पे उन पीर जो यहाँ पे होते थे उनकी ब्लेसिंग्स लेने, उनकी गाइडेंस लेने। कोई बीमार होता था तो वो झाड़ फूक भी करवाता था। एंड डिसरिगार्ड फॉर कास्ट एंड सोशल हायरार्की, सूफी संत ये कहते हैं कि आप जो कास्ट सिस्टम है ये सब बंद करो यार, सभी लोग इक्वल हैं, सभी हम ह्यूमन हैं। एंड इसी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको अच्छा माना, लोग अट्रैक्ट हुए इनकी टीचिंग से, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग। ये जो इनका यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज था कि हम सभी भाई भाई हैं, तो लोगों को वो मैसेज बहुत अच्छा लगा। फिर है यहाँ पे रोल इन ब्रिजिंग रिलीजियस डिवाइड्स, तो इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड था, ठीक है, उस चीज को ब्रिज करने की कोशिश करी कि यार डिवाइड ना हो। द चिश्ती सेंट एक्टेड एज ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, सभी को बोला भाई पीसफुली रहो, कल्चरल आप सभी का कल्चर है, एक दूसरे का कल्चर सीखो, एक साथ रहो, एकदम ब्रदरहुड वाली फीलिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स। मेहरौली के अंदर है कुतुब कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो कुतुब मीनार और उसके आसपास के जितने भी मॉन्यूमेंट्स या जो आर्किटेक्चर है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट खुद कुतुब मीनार ही है। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले इसकी हाइट है 73 मीटर्स और ये टॉलेस्ट ब्रिक मीनार है, ठीक है, आप कह सकते हो। और मटेरियल की बात करें तो रेड सैंड स्टोन से बना है, ठीक है, जो इसका लोअर वाली जो मंजिलें हैं, जो लोअर स्टोरे हैं वो रेड सैंड स्टोन की है, जो टॉप की दो हैं वो मार्बल और सैंड स्टोन से बनी है। और इस तरीके से है इसका मटेरियल। स्ट्रक्चर की बात करें, इट हैज 5 स्टोरेज यानी कि 5 मंजिल है, ईच मार्क्ड बाय अ प्रोजेक्टिंग बालकनी, हर 5 मंजिल की हर मंजिल पे बालकनी बनी हुई है। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो कुतुब मीनार के ऊपर अरेबिक और नागरी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं जो रूलर्स की कुछ जानकारियां देते हैं। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था 1200 सीई में, इसको कंप्लीट करवाया था उसके ही आगे के सक्सेसर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने, ठीक है। डैमेज की बात करें, जो उसका टॉप वाला हिस्सा है, द टॉप वॉज डैमेज्ड एंड रिपेयर्ड मल्टीपल टाइम्स, उसका जो टॉप का हिस्सा है बहुत बारी डैमेज हुआ, बहुत बारी इसको रिपेयर किया गया। जो बाद के रूलर थे लाइक फिरोज शाह तुगलक आए, उन्होंने उसमें रिपेयरिंग का काम करवाया, मल्टीपल टाइम्स उसको रिपेयर किया गया। अगला जो है वो है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, ये एक मस्जिद है कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर बना हुआ है, कुछ इस तरीके से दिखता है। आप कभी गए हो तो आपने इसको देखा होगा, नहीं गए तो आपके बैकग्राउंड में फोटो है, आप देख लो, ऐसा है ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। इसका मीनिंग होता है माइट ऑफ इस्लाम, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली आफ्टर मुस्लिम रूल, जब इंडिया में मुस्लिम आए थे तो उनके बाद दिल्ली में पहला मॉस्क जो है वो यही है। कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है भाई इसको समझ लो, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये प्रॉपर लिखा भी हुआ है, कभी चले जाना कुतुब कॉम्प्लेक्स में, बाहर एक पत्थर है उसके ऊपर डिटेल में पढ़ना कि ये जो मस्जिद था इसको 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़कर उनका जो मटेरियल रिमेन था, जो मलबा था, उसी से फिर ये मस्जिद बनाया गया था। तो जो रूलर थे उससे पता चलता है बहुत ज्यादा एकदम वो थे, क्रूर थे, आप मान सकते हो, दूसरों के मंदिर तोड़ना और उसके बाद उसको यूज करना अपना मस्जिद बनाने के लिए। तो ये प्रॉपर एक प्रूफ है जो लिखा है। लेआउट की बात करें तो इट हैज अ लार्ज सेंट्रल कोर्टयार्ड, इसका आंगन है बहुत बड़ा, और इसके अलावा आर्क वगैरह में भी इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है, जो एंट्री है वो आर्क वाली है, कुछ इस तरीके से है जो आपने देखी होगी। तो ये हो गया मॉस्क इनका। फिर आता है आयरन पिलर, ठीक है, आयरन पिलर का नाम भी आपने कभी बचपन में सुना होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है, हिंदी में इसको लौह स्तंभ कहते हैं, इंग्लिश में इसको आयरन पिलर कहते हैं। तो इसका तो राज किसी को नहीं पता चल रहा है, इस पे जंग क्यों नहीं लग रहे भाई, ठीक है। ये किस मटेरियल से बना है, साइंटिस्ट खुद परेशान है। और आपको ये भी बताऊं, इसको कई लोग क्लेम करते हैं ये विष्णु स्तंभ है,
ये तो मुसलमानों का नहीं था, ये हिंदुओं का है, यहाँ पे विष्णु जी का टेम्पल रहा होगा कभी ना कभी, ठीक है, और उसके कई प्रूफ भी मिले हैं, ठीक है, जो आगे आप देखोगे। तो है क्या, ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड, माना आप ये समझ लो ये 1600 से भी ज्यादा साल पुराना है, गुप्ता पीरियड के टाइम का है। हाइट की बात करें 7.2 मीटर टॉल है, और इसका वेट जो है लगभग 6 टन का है, और द आयरन इज एक्सेप्शनली प्योर, ठीक है, एकदम प्योर आयरन यूज किया गया है, विच एक्सप्लेन व्हाई इट हैज नॉट रस्टेड, ठीक है, इतना अच्छा और प्योर आयरन है, ये कभी जंग नहीं लग रहा इस पे सही से। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो द टेक्स्ट प्रेजेस द अचीवमेंट्स ऑफ किंग चंद्रगुप्त सेकंड, ये जो आयरन पिलर है इसके ऊपर जो किंग चंद्रगुप्त सेकंड थे, ठीक है, उनके जो अचीवमेंट्स थी ना उनके बारे में लिखा हुआ है, तो इतना समझ लो आप। फिर है अलाउद्दीन खिलजी मदरसा एंड टॉम, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और उसका टॉम्ब भी कुतुब कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है वो मदरसा जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मदरसा काइंड ऑफ स्कूलिंग जहाँ पे होती है, प्राइमरी इस्लामिक जो एजुकेशन दी जाती है वो मदरसा होता है, और ये उसका टॉम्ब है, ठीक है, जहाँ उनको दफना दिया जाता था, जो टॉम्ब होता था, जो मतलब ठीक है ये इस तरीके से मकबरा टाइप होता है। मदरसा क्या है, स्कूल होता है, अ सेंटर फॉर इस्लामिक लर्निंग ड्यूरिंग द खिलजीज रूल, और टॉम जो है, खिलजी वॉज द ओनली दिल्ली सल्तनत रूलर टू बी बरीड विद इन हिज ओन मदरसा, अपने ही मदरसा में इसको बरी कर दिया गया, उसको दफना दिया गया। हिज टॉम्ब इज सिंपल बट हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, ये कोई इतना डिजाइनर टॉम्ब तो नहीं है, आप देख लो दोबारा, एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर की बात करें, द मदरसा शोज अर्ली एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो ये मदरसा है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जांपल देता है। देखो इसमें कुछ इंडियन एलिमेंट्स हैं, कुछ इस्लामिक एलिमेंट्स हैं ऊपर से, तो ये मिलकर जो आर्किटेक्चर का एक डिजाइन बनता है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। और फिर है अलाई मीनार, जिसको कहा जाता है अनफिनिश्ड टॉवर, ये पूरा नहीं बन पाया था, ठीक है, ये कैसा दिखता है, देखो एक अलाउद्दीन खिलजी वांटेड इट टू बी ट्वाइस द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था मैं कुछ ऐसा बनवाऊं जो कुतुब मीनार से भी ट्वाइस जो ज्यादा लंबा हो, 2 गुना, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाया। आज ये ऐसा लगता है कि बस पत्थर का ऐसे कोई मतलब भाई कोई वो है, खंडर टाइप से है, 24.5 मीटर ऊंचा है। मेन बात है खिलजी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया, वरना ये बहुत शानदार बनता अगर वो जिंदा होता। टॉम्ब एंड अदर रुइंस, इसके अलावा कुछ और भी टॉम्ब हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स में, जैसे टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, ये 1235 में बनाया गया था, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये खिलजी वाले से तो थोड़ा सा डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए हैं, आप अगर देख पाओ, ठीक है, हिस्टोरिकली यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर ही बेसिकली देखना है। और स्मिथ्स क्यूपोला, ये क्या है, एक छोटा सा डोम बना हुआ है, ठीक है, और इसको किसने बनाया था, ब्रिटिश इंजीनियर मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने 1828 में, ये इसको ऐड किया गया था, बाद में उसको हटा के बाहर के ग्राउंड में रख दिया गया, ठीक है, उस बंदे ने क्या करा, इसको कुतुब मीनार के टॉप पे लगा दिया जाके, पर बाद में इसको हटा के उतार के गार्डन में वापस रख दिया गया, रिमूव करके। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स की ओर चाहिए तो मैं आपको दे देता हूं। आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, द कुतुब कॉम्प्लेक्स शोकेस एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ इस्लामिक, हिंदू एंड जैन स्टाइल्स, ठीक है, क्योंकि हिंदू और जैन मंदिर तो पहले से थे, तो उन्हीं का ही मटेरियल बना रहे हो आप, यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हिंदू और जैन स्टाइल तो है ही है, साथ में इस्लामिक स्टाइल है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई, क्योंकि यूनेस्को ने बोला कि बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह है ये, 1993 में कुतुब कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा। विजिटर्स का अट्रैक्शन है, लोग इसको ब्यूटीफुल समझते हैं, बहुत पॉपुलर स्पॉट है, टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू नयंकार सिस्टम। विजयनगर स्टेट के फीचर्स बताते हुए आपको नयंकार सिस्टम के बारे में बताना है, तो आइए देखते हैं। आपके सामने मैप है, पहले तो आप ये देखिए विजयनगर है कहां पर, तो ये साउथ इंडिया की तरफ जाओगे, जो कर्नाटका वाला रीजन है आपका, और ये वाला जो एरिया है ये आपका विजयनगर का स्टेट है, ठीक है। तो इसको आपने कभी 12th क्लास में भी जरूर पढ़ा होगा, जो बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। सो द विजयनगर एम्पायर वॉज अ पावरफुल साउथ इंडियन स्टेट दैट गवर्नड वास्ट रीजन फ्रॉम डेक्कन टू साउथ इंडिया। डेक्कन से लेकर यानी कि मिडल वाला यहां से लेकर साउथ इंडिया तक इनका पूरा रूल था, ठीक है, उस टाइम पे अपना। और
द नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विजयनगर स्टेट का नेचर कैसा था। तो सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड मोनार्की विद स्ट्रॉन्ग किनशिप। जो मोनार्क था उसके ऊपर सारी पावर थी, ठीक है। द विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाय मोनार्क, ठीक है। जो उसमें राय होते थे, जो रूलर्स होते थे उनको राय कहते थे, और वो बहुत पावरफुल होता था भाई। वो अपने आप को डिवाइन मानता था, मीन सीधा देवता ने उसको भेजा है, ठीक है, दैवीय है वो। और सुप्रीम अथॉरिटी थी भाई उसकी, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, मिलिट्री मैटर हो, रिलीजियस मैटर हो, जो रूलर है उसी की बात फाइनल मानी जाती थी। द किंग वाज द एपेक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा स्ट्रक्चर है उसके टॉप के ऊपर सबसे कौन ऊपर रहता था? किंग होता था। इसको मदद करने के लिए मिनिस्टर्स की काउंसिल भी इसके साथ रहती थी। और विजयनगर में कुछ डायनेस्टीज ने रूल करा है, संगम, सुलूव, तुलुव, अराविदु, ठीक है। अलग अलग फेजेस में इन्होंने रूल करा है, ये कुछ नाम है। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब क्या है, जो किंग है उसके पास ऑल ओवर पावर होती थी। इसके अलावा रीजनल लेवल पर भी गवर्नर होते थे, रीजनल लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन भी था। गवर्नर्स और वाइसरॉयज मैनेज लार्जर प्रोविंसेस, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोविंसेस होते थे उनको गवर्नर लोग जो है वो संभालते थे, और ये अक्सर रॉयल फैमिलीज के होते थे जो अपॉइंट होते थे एज अ गवर्नर, ठीक है। और इन बड़े बड़े प्रोविंसेस को मंडलम कहा जाता था। द एम्पायर रिलाइड ऑन लोकल चीफटेंस, मर्चेंट्स, गिल्ड्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। यानी कि जो राजा था, जो एम्पायर का मतलब पूरा जो एक तरीके से वो रिलाई करते थे किन पे? जो लोकल सरदार होते हैं, चीफ वगैरह, जो मर्चेंट गिल्ड्स होती थी यानी कि जो मर्चेंट लोगों का ग्रुप होता था, मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे जो पूरा कंट्रोल रखते थे। तो कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ेगा आपको, ये सब लोग नहीं होंगे तो आपका एम्पायर कैसे स्ट्रांग होगा, ठीक है। द नयंकारा सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूं कि नयंकारा सिस्टम विजयनगर के अंदर क्या था। द नयंकारा सिस्टम वॉज अ डिस्टिंक्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, यानी कि एक तो इसमें मिलिट्री के भी एलिमेंट्स हैं, साथ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी। एक बंदा होगा जो मिलिट्री को भी संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालेगा। सो इट वॉज सिमिलर टू द फ्यूडल सिस्टम ऑफ यूरोप। यूरोप में भी कुछ ऐसा ही होता था, जो बंदा क्या करता था, अपनी मिलिट्री सर्विस देता था, बदले में उसको जमीन मिल जाया करती थी, लैंड ग्रांट हो जाता था। सो मिलिट्री कमांडर्स जो होते थे, जिनको नायक कहा जाता था, वर ग्रांटेड लैंड इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस। आप अपनी मिलिट्री सर्विस दो, वॉर के समय आपको बदले में लैंड दे दिया जाएगा, आपको जमीन मिल जाएगी। सो इस तरीके से था। और नेचर ऑफ नायकास, जो नायक होते थे वर ऑफन मिलिट्री चीफ्स, ठीक है। जो कमांडर होते थे उनको कहा जाता था जिनको बड़े बड़े लैंड ग्रांट्स मिलते थे, ठीक है। और उसी को कहा जाता है अमरम या फिर नयंकारा, यानी कि जो लैंड उनको दिया जा रहा था। सिमिलरली अभी हमने इक्ता वाला भी पढ़ा था ना, इक्तेदार जो होते थे उनको लैंड दिया जाता था उनकी सर्विस के बदले में। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग था उस टाइम पे। इन एक्सचेंज फॉर दीज ग्रांट्स, ये जमीन लेने के बदले में जो नयंकार होते थे वो अपनी मिलिट्री सपोर्ट देते थे ड्यूरिंग द वॉर। अगर जो वॉर होगी तो उस टाइम पे ये नयंकार लोग जो नायक लोग होंगे वो मिलिट्री सपोर्ट देंगे। सो नायक फंक्शन लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स, एक तरीके से काइंड ऑफ यूरोप के जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, वैसे ही ये काम करते थे। और एकदम अपने एरिया में इनको बहुत ऑटोनमी थी, बहुत पावर थी इनके पास। लैंड एंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स, होता क्या था, द लैंड गिवन टू नायकास वर नॉट हेरिडेटरी, यानी कि जो लैंड इनको मिलेगा वो हेरिडेटरी नहीं था, ये आगे अपनी जनरेशन्स को पास नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो किंग के पास ही रहेगा। दे कलेक्टेड टैक्सेस, वो उस जमीन से टैक्स ले सकते थे, रेवेन्यू ले सकते थे जो टेरिटरी होती थी। अ पोर्शन ऑफ विच वाज फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल ट्रेजरी, उस टैक्स का कुछ पोर्शन राजा के पास चला जाता था। वाइल द रेस्ट वाज यूज्ड टू मेंटेन देयर ट्रूप्स, बाकी जो पैसा बचता था उससे वो जो नायक होता था वो अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को जो है मेंटेन करता था, मेंटेनेंस का पैसा था भाई वो। अटोनमी ऑफ नायकास, अब नायक जो लोग होते थे उनकी अटोनमी क्या थी। Although they owed allegiance to the Vijayanagar king, many Nayakas enjoyed significant independence. होता क्या था, वैसे तो वो लॉयल थे, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते थे जो लॉयल नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट थे। ओवर द टाइम, समय के साथ क्या हुआ, सम पावरफुल नायकास सच एज दोज इन तंजौर एंड मदुरई बिकेम इन्फ्लुएंशियल एंड सेमी इंडिपेंडेंट रूलर। एक टाइम आया जब ये नायक लोग थोड़े ज्यादा पावरफुल हो गए, जैसे तंजौर और मदुरई के कुछ थे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए, फेमस हो गए। वो क्या करते हैं, खुद को सेमी इंडिपेंडेंट रूलर उन्होंने अनाउंस कर दिया, कहते हैं हम ही इस जगह के रूलर हैं,
ठीक है, तो ऐसा भी हुआ, रिबेलियन भी हो जाता था भाई कभी कभी, जो लॉयल नहीं होते थे जो नायक। मिलिट्री ऑब्लिगेशंस, सो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ नायकास वाज टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी। सबसे मेन काम अगर आपसे कोई पूछे नायक का क्या है, वो है स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना, एक ऐसी परमानेंट आर्मी जो वॉर के टाइम रेडी रहे, एंड सप्लाई ट्रूप्स वेन एवर द एम्परर कॉल्ड अपॉन देम, और जब एम्परर को जरूरत पड़े तो वो ट्रूप्स वहां पे उनको मिल जाएं भाई रेडी। सो दिस सिस्टम enabled द विजयनगर रूलर्स टू मेंटेन अ लार्ज मिलिट्री फोर्स। इसी सिस्टम की वजह से विजयनगर में एक लार्ज मिलिट्री फोर्स रह पाई, जिसमें क्या है, कोई डायरेक्ट फंड सैलरी सोल्जर्स को नहीं मिलती थी, जो वो नायक होते थे वो अपने हिसाब से देते थे। रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी एंड डिक्लाइन, अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल था, जो नयनकारा सिस्टम था अलाउड द एम्पायर टू एक्सपेंड एंड मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर डिस्टेंट एरियाज। उसने एम्परर लोगों ने क्या करा, नायक सिस्टम, नयनकारा सिस्टम को, जैसे कि अगर एम्परर बहुत बड़ा है, सॉरी एम्पायर बहुत बड़ा है, तो दूर दूर के एरिया में कंट्रोल बनाना है, तो उसके लिए नायकों को ही भेज दिया जाता था, हर जगह थोड़ी ना किंग जाएगा खुद से, तो ये एक तरीके से हेल्पफुल तो था। However, over the time, the increasing autonomy of नायकास contributed to internal instability। लेकिन जब ज्यादा ही पावर दे दी उनको तो इनस्टेबिलिटी भी आ गई, क्योंकि जब एक टाइम पे विजयनगर एम्पायर वीक पड़ गया था, बैटल ऑफ टालीकोटा 1565, जहां पे आप कह सकते हो 2-3 लोगों ने मिलकर इस पे अटैक कर दिया था, तो जो नायक थे ना वो लॉयल रहने की बजाय खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हम इस रीजन के खुद किंग हैं, अब विजयनगर वगैरह भाड़ में गया, हमें नहीं लेना देना, हम खुद किंग हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ, धोखा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द टीचिंग ऑफ कबीर एंड नानक। तो कबीर जी और नानक जी, गुरु नानक जी, ये क्या बताते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले कबीर 1440 से 1518 इनका टाइम पीरियड है। ये इस सेंचुरी के बहुत मिस्टिक पोएट हैं, बहुत सारी अपनी पोएट्रीज लिखी हैं, जिनको हम दोहों के रूप में पढ़ते आए हैं हिंदी में, अपने कभी कॉलेज में पढ़ा होगा, कभी स्कूल में पढ़ा होगा। तो भक्ति मूवमेंट जिस टाइम पे सोशल रिफॉर्म हो रहा था, जो हिंदुइज्म में कुछ कमियां थी, जो कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत थी, उसी टाइम के ये संत मतलब जो है कवि हैं, पोएट हैं। तो गॉड के बारे में कबीर बताते हैं, कबीर एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ गॉड, कहते हैं गॉड एक है, चाहे आप उसको किसी भी नाम से बुलाओ, वो एक है और वो निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। ठीक है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है। और वो कहते हैं आइडल वर्शिप मत करो, यानी कि किसी मूर्ति की पूजा मत करो। और वो कहते हैं गॉड जो है वो हर जगह है, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह अवेलेबल है, आप उसको एक्सपीरियंस करो। गॉड इज विद इन यू, आपके अंदर है, एक्सटर्नल रिचुअल क्यों कर रहे हो, भगवान आप ही के अंदर है। क्रिटिक ऑफ रिचुअलिज्म, वो कहते हैं कोई रीति रिवाज मत करो, बहुत बेकार चीज है। कबीर वॉज क्रिटिकल ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, जो रिलीजन के नाम पे कट्टरपन होता है, वो चीज को ये गलत मानते हैं, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वो कहते हैं जो वेद है, जो कुरान है, ये सब बेकार है, ऐसा वो कहते हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। और वो कहते हैं ये जो आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, दूर दूर जा रहे हो, व्रत रख रहे हो, या आप बकरा ईद के नाम पे बकरा काट रहे हो, हिंदू भी मुस्लिम भी दोनों को ही वो कह रहे हैं कि भाई आप गलत हो, आपके रिचुअल्स बिल्कुल गलत हैं, इस तरीके से भगवान नहीं मिलता। इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, वो कहते हैं आप कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ये भाई लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, ये गलत है, सभी इक्वल हैं, आपका भाई क्या आप ह्यूमन हो, सबसे मेन बात ये है, ह्यूमैनिटी में विश्वास रखो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे वो फोकस करते हैं, भाईचारा हो, प्यार हो सभी के बीच में। और यूज ऑफ पोइट्री, अपनी बातें अपनी टीचिंग्स के लिए उन्होंने जो पोइट्री होती है जिसको दोहा कहा गया है, दोहा के रूप में उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी हैं। कबीर के दोहे, अगर आपने सुना हो कबीर के दोहे, तो उसके अंदर इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ भी सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु नानक जी की, हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, जो सिख धर्म के फाउंडर हैं गुरु नानक जी। उन्होंने अपनी टीचिंग्स में क्या बताया है, थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं कबीर से ही, क्योंकि ये भी निर्गुण ही है, यानी कि ये भी मानते हैं भगवान कोई मूर्ति में फोटो में नहीं है। सो गॉड के बारे में वो कहते हैं कि नानक बिलीव्ड इन एक ओमकार, नानक जी कहते थे जो भगवान है वो एक है, इस दुनिया में एक ही ओमकार है, दो चीजें नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना एक शैतान है एक भगवान है, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, एक ही है, वो है ओमकार, और उसके अलावा कोई गलत नहीं है, सब कुछ वही है। और वो कहते हैं पूजा पाठ वगैरह मत करो, नाम जपो, सिमरन करो, ठीक है, नाम सिमरन, ये चीज इन्होंने बताई है। और गॉड का कोई जेंडर नहीं है, कोई शेप नहीं है, वो आपके अंदर है, सिर्फ नाम जपो।
रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म, ये भी रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं सुपरस्टिशंस हैं या जितनी भी ये चीजें हैं, आइडल वर्शिप है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये आप मत करो। वो कहते हैं एकदम सच्ची लाइफ जियो, अपनी सच बोलो, और ऐसे रिलीजियस ये रिचुअल्स वगैरह के ऊपर ज्यादा डिपेंड मत रहो, ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, तो यहाँ पे गुरु नानक जी कहते थे हम सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, आपकी कास्ट कुछ भी हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, सेवा सबकी करो भाई। आप कभी गुरुद्वारे चले जाना, आप वहां पर लंगर प्रसाद लोगे तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपकी सेवा होगी, आपको प्रसाद दी जाएगी। तो ये इनका ही तो है ना, इनकी ही टीचिंग है कि आप सभी को इक्वल समझो, ठीक है। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। फिर है स्पिरिचुअल लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन सॉरी। सो नानक जी कहते हैं कि मुक्ति अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो जब ही होगी जब आप एथिकली अपनी लाइफ जियोगे, सच बोलोगे, सच के रास्ते पर चलोगे, भगवान का नाम कॉन्स्टेंटली आप जपोगे, तभी आपको ये मिलेगा। नाम जपो, ठीक है, किरत करो, यानी कि आप जो है अपनी जो लिविंग है, जो आप काम करते हो वो ऑनेस्ट रखो, 2 नंबर का पैसा मत कमाओ, ठीक है। एक तो आप नाम जपो, दूसरा है किरत करो, यानी कि जो आपकी अर्निंग है वो ऑनेस्ट तरीके से आए, और वंड चको, इसका मतलब है शेयरिंग विद अदर्स, अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करो। तो ये 2-3 इन्होंने बातें बताई हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। मॉरल लिविंग एंड सर्विस, वो कहते हैं कि भाई काइंडनेस, दूसरों के लिए काइंड रहो, सेल्फिश मत बनो, सेल्फलेस बनो, और लोगों को जो है ये भी कहते हैं कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बनो, एकदम साधु संत मत बन जाओ, दुनियादारी छोड़कर अलग बैठे हो, नहीं, अपनी लाइफ को जियो जैसे जी रहे हो, सोसाइटी के साथ रहो, ऐसा ये मानते थे। राइट एन ऐसे ऑन द वरकारी मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का वरकारी मूवमेंट, इसके ऊपर आपको बताना है। ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ये थोड़ा नया टॉपिक है। एक्चुअली आपका सिलेबस भी चेंज हुआ था इस सब्जेक्ट का, तो जो नए टॉपिक्स थे मैंने मिक्स करके ही ये वीडियो बनाई है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। द वरकारी मूवमेंट इज अ सोशल रिलीजियस मूवमेंट दैट एमर्ज्ड इन महाराष्ट्र, तो ये एक सोशल और रिलीजियस मूवमेंट है जो 13th सेंचुरी में हुआ था स्टार्ट। इट रिवॉल्व अराउंड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विठोबा, जिसको भगवान विठल भी कहा जाता है, उनकी वर्शिप को लेकर है ये सारी बात, जो कि एक विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं, जिनका टेम्पल है पंढरपुर में, ठीक है, पंढरपुर नाम की जगह है, वहां का ये टेम्पल है। अब इनके मूवमेंट की मेन बातें क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात है भक्ति, भक्ति की बात आती है, तो इस मूवमेंट में मेन बात थी कि भक्ति क्या है, आप लॉर्ड विठल जो है, विठल भगवान है, उनकी भक्ति कैसे करोगे, वो आप पर्सनल कनेक्शन बनाओ। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि आप किसी पंडित के ऊपर डिपेंड मत रहो कि पंडित जी आएंगे और वो आपका कनेक्शन करवाएंगे भगवान विठल से, आप अपना डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन बनाओ, भक्ति खुद करो और भगवान से खुद जुड़ो, पहली बात। दूसरी बात, इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म, दिस मूवमेंट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग ऑल, ये कहते हैं आपकी कास्ट, जेंडर, सोशल स्टेटस कुछ भी हो, आप सेलिब्रिटी हो या एक किसान हो, आप इक्वल हो, भक्ति में सभी को इक्वल रखो। और जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी है, ब्राह्मण खुद को ऊपर समझते हैं, बाकियों को नीचे समझते हैं, कास्ट, ये कास्टिज्म वगैरह है, ये नहीं होना चाहिए, सभी इक्वल हैं भक्ति का मामला जहां पे आता है, तो ऐसा ये कहते हैं। नॉन वायलेंस एंड सिंपल लिविंग, ये कहते हैं वेजिटेरियन बनो, ये जो तुम एनिमल सेक्रीफाइस करते हो, किसी को बकरे को काट रहे हो, मुर्गे को काट रहे हो, ये मत करो, भगवान इन सब चीजों से खुश नहीं होते हैं। ये प्रथाएं जिन्होंने भी चलाई थी उस टाइम पे उनकी क्या मजबूरी थी, पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप किसी जानवर को मत काटो भगवान के नाम पर, ठीक है, ऐसा ये कहते हैं। अभंग लिटरेचर, इन्होंने जो अपना लिटरेचर लिखा है उसको अभंग लिटरेचर कहा जाता है, जिसमें इन्होंने मराठी में सॉन्ग्स लिखे हैं जिसको ये गाते थे, भक्ति सॉन्ग्स हैं, जैसे कि संत हैं कुछ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और एकनाथ जी, इन्होंने ये सारे सॉन्ग्स को, भक्ति सॉन्ग्स को कंपोज करा है, डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, मराठी में है और वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में है तो उनको समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आते हैं। ये पंढरपुर का टेम्पल है जहाँ पे लोग जाते हैं पिलग्रिमेज करने, यात्रा करने हर साल, पिलग्रिमेज टू पंढरपुर। ये क्या है कि एनुअली एक यात्रा होती है जहाँ पे जो वो भगवान विट्ठल जी का मंदिर है, लोग वहाँ जाते हैं। जो डिवोटीज लोग होते हैं उनको वरकारी कहा जाता है, जो नंगे पांव जाते हैं, बेयर फुट जाते हैं, अलग अलग पार्ट से वो आते हैं महाराष्ट्र के, भजन गाते हुए जाते हैं। और ये जो अभंग लिटरेचर में भजन है वो वाले भजन गाते हैं वो जो संत तुकाराम, संत नामदेव वगैरह ने लिखे थे, ठीक है।
इंक्लूसिविटी एंड कलेक्टिव वर्शिप। और ये मूवमेंट ये बताता है हम सभी को जो है कीर्तन करना चाहिए, मिलकर सभी लोग भजन गाएं और जो है ग्रुप में बैठ के हम भजन करें, ठीक है, कीर्तन करें और सभी लोग साथ रहें, एक ब्रदरहुड की फीलिंग भी आएगी, इंक्लूसिवनेस भी रहेगी। मॉरल डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, वरकारी लोग एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं, जो भगवान विट्ठल के भक्त होते हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं, ज़्यादा कोई ऐसा इंटॉक्सिकेंट जो होता है जैसे दारू, शराब, मदिरा या सिगरेट, ये सब को वो अवॉइड करते हैं और जो गलत एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करते। वो एक तुलसी माला पहनते हैं हमेशा, ठीक है, नेक में होती है तुलसी माला, कंठी माला, और इसके अलावा भगवान विट्ठल का नाम चैंट करते हैं, जपते रहते हैं। तो ये है अपोजिशन टू रिचुअलिज्म एंड आइडल वर्शिप। एक चीज और याद रखना, टेम्पल तो है इनका, लेकिन ये कहते हैं ज्यादा रीति रिवाज जो ब्राह्मणों ने बताए हैं उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। सेंट्स टॉट दैट ट्रू वर्शिप लाइज इन गुड डीड्स। वो कहते हैं जो संत हैं, अच्छी वर्शिप, अच्छी पूजा वही है जब आप अच्छे काम करते हो, एथिकली अपनी लाइफ जीते हो। आप सिर्फ पाप कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि मैं पूजा पाठ करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। एजुकेशनल इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड ऑफ वर्नाकुलर लर्निंग, इसका मतलब है कि इस मूवमेंट से एजुकेशन का भी स्प्रेड हुआ, क्योंकि इन्होंने स्पिरिचुअल जो कुछ टीचिंग्स थी, कुछ ऐसी बातें थी वो लोगों को बताई और वो भी उन्हीं की लैंग्वेज में, मराठी में ही बता दी, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो भी भाई बातें थी वो लोगों को समझ आ गई। अब पहले क्या होता था, संस्कृत में थी ज्यादातर रिलीजियस बातें, अब कईयों को संस्कृत आती है, ठीक है, कईयों को संस्कृत आती है, कईयों को नहीं आती समझ में, लेकिन इन्होंने क्या आइडिया चुना कि मराठी में ही हम लोगों को जो है दे देंगे टीचिंग, तो सभी समझ जाएंगे। कंटिन्यूटी एंड रेलेवेंस, अगर हम देखें आज भी लोग जाते हैं, लाखों डिवोटीज आते हैं, पंढरपुर की यात्रा करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, इन्फ्लुएंशियल जगह है, कल्चरल और रिलीजियस एक हेरिटेज है महाराष्ट्र के अंदर, लोग बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं इस जगह को। इसके साथ आपकी ये वीडियो वन शॉट खत्म होती है। पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक लिखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।